जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर शुभकामनाएं, क्योंकि इस वाले चैनल पर 30 के सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वह हम लोगों ने पार कर लिया है। तो इसके लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवंबर 2020 में इमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स फार्मूला वन रेसिंग का जो खिताब है यह किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये जो आपका फार्मूला वन रेसिंग था इसका आयोजन किया गया इटली के इमोला में। कहाँ पर? इटली के इमोला में किया गया। और यूनाइटेड किंगडम के जो खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, इन्होंने अपना 93rd फार्मूला वन रेसिंग का खिताब जीता है। और आप यहां से ये भी ध्यान रखेंगे कि जर्मनी के जो माइकल शूमाकर थे इनके पास में सबसे ज़्यादा फार्मूला वन रेसिंग जीतने का खिताब था, यानी कि रिकॉर्ड था। और इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो उनके पास था 91 फार्मूला वन रेस जीतने का रिकॉर्ड। और लुइस हैमिल्टन के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एलजी सिग्नेचर ने अभी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इस वर्ष का जो लॉरियास अवार्ड था वह भी मिला था लुइस हैमिल्टन को। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाया करेगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वर्ष चुनाव का साल है। तो इसीलिए आपके आरआरबी, एनटीपीसी या फिर जो एसएससी के एग्जाम होंगे उनमें वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। और जल्द ही 2019 के जो आखिरी के 4 मंथ रहे हैं उसके भी करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाया करेगी दूसरे वाले चैनल पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी नेशन ब्रांड सूचकांक में हमारे देश भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान रहा है 34वां, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि साइमन अनोहल्ड और इप्सास ने मिलकर के 50 देशों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया है। और इस सूचकांक की बात करते हैं तो जर्मनी लगातार चौथे साल यानी कि 2017 में, उसके बाद में 18 में, फिर 19 में और फिर 20 में, तो लगातार चौथी बार ये रहा है शीर्ष पर। और ओवरऑल छठी बार इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे है और कनाडा रहा है तीसरे स्थान पर। अब आपके मन में ये भी आएगा कि ये जो रिपोर्ट है किस आधार पर जारी की गई? तो किसी भी देश का आयात कैसा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की है, वहाँ का जो कल्चर है वह कैसा है, इसके अलावा वहाँ का पर्यटन टूरिज्म की बात हो रही है, आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन की बात हो रही है, और वहाँ के गवर्नेंस किस प्रकार का है, इन सभी के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत इसमें 34वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किस लेखक को एजू थचन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा पॉल जचेरिया को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब एजू थचन पुरस्कार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार केरल राज्य की सरकार देती है। कौन देता है? केरल राज्य की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं पॉल जचेरिया की। तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये मलयालम भाषा के लेखक हैं और पिछले 5 दशकों यानी कि 50 सालों के भीतर मलयालम साहित्य में जो इन्होंने अपना योगदान दिया है उसी के लिए इन्हें एजू थचन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बाकी अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी हमारे मलयालम भाषा के ही कवि थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह भी अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी को ही मिला था। बाकी ये दोनों नाम क्यों चर्चा में रहे थे इनके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं कितनी भी डेटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूं, जब तक आप
खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि YouTube के ऊपर जो पूरी भीड़ होती है, जो दिन भर क्लास करती रहती है, उस भीड़ में आपको शामिल नहीं होना है। आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आपको कितने समय तक YouTube के ऊपर बिताना है और कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा समय आप अपनी सेल्फ स्टडी में दिया करें। मेरे ऐसे 3 फ्रेंड रहे हैं जिन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही जाकर के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाई है। और उन तीनों की खास बात मैं बता दूं, YouTube से उनकी दूरी बहुत ही ज़्यादा रहती थी, यानी कि कभी भी वह लोग YouTube के चक्कर में नहीं पड़ते थे। तो कोशिश आपको ये करनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लास को छोड़ करके आपको YouTube के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। खास तौर पे जो लाइव क्लासेज होती हैं उनमें आपको समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था। हालांकि जो भी मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, इसके ऊपर जल्द ही मैं आपको आर्टिकल भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अक्टूबर 2020 में एमेट लीही अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर दिनेश काटरे जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पहले आइए ये समझते हैं कि एमेट लीही अवार्ड है क्या। तो ये जो एमेट लीही अवार्ड है, इसकी स्थापना 1967 में अमेरिका में की गई थी। कहाँ पर? यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। और जिस भी व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य किया जाता है, उसको यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो सीडेक यानी कि जो हमारे यहाँ का सीडेक पुणे में है, उसी के वरिष्ठ निदेशक हैं डॉक्टर दिनेश काटरे। और इनको ये पुरस्कार अभी नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर विजय पी भाटकर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं विजय पी भाटकर और ये हैं डॉक्टर दिनेश काटरे, जिनको एमेट लीही अवार्ड 2020 मिला है। बाकी सौरभ लोढ़ा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हैं आईआईटी मद्रास के, जिनको कि यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। डॉक्टर नीति कुमार, ये हमारे हैं वो CSIR जो CDRI है लखनऊ वाला, वहाँ किए हैं। इनको मिला है सर्व वुमेन एक्सलेंस अवार्ड 2020। और डॉक्टर सतीश मिश्रा जी के बारे में अभी हम लोगों ने जल्दी डिस्कस किया था, इनको डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड से सम्मानित अभी किया गया है। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन सभी को विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है हरियाणा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आशा स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में आप सभी को पता ही होगा, खासतौर पे जो गांव में रहते होंगे उनको आशा बहु नाम का जो पद है उसके बारे में पता ही होगा। तो जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं होती हैं भारत सरकार की या फिर राज्य सरकार की, उन सभी के बारे में गांव या शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको अवगत कराया जाता है आशा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा। तो अब ये जो ऐप लॉन्च कर दिया है हरियाणा राज्य की सरकार ने, यह ऐप काम क्या करेगी? तो इस ऐप के माध्यम से इनको मासिक मानदेय की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो भी इनको इंसेंटिव मिलता है उसको भी दिया जाएगा। और इनके लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, इनकी मॉनिटरिंग का प्रोसेस होता है, उस सभी को भी ऐप के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे मोबाइल ऐप हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है। इससे पहले आपका मित्र नाम का चैट बोर्ड भी लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब भी लॉन्च किया है इन्होंने। UIC यानी कि यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र, इसे भी लॉन्च किया है। महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री उपहार योजना ये भी लॉन्च किया है। कार्य प्रबंधन प्रणाली पोर्टल ये भी लॉन्च किया है। पंचायती राज में 50% जो सीट है वह महिलाओं को आरक्षित करने की घोषणा इन्होंने की है। और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बाकी राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ में है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी ने किस शहर में भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर, जिसका नाम है न्याय कौशल, इसका उद्घाटन कर दिया है? तो इन्होंने किया अपने गृह शहर नागपुर में। ध्यान रखिएगा, ये नागपुर के ही हैं। और वहीं पर इन्होंने भारत के पहले रिसोर्स ई सेंटर यानी कि ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले आप समझिए कि नागपुर में ये बना कहां पर है। तो नागपुर में आपको मिल जाएगा जुडिशियल ऑफिसर्स
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर इसे लॉन्च किया गया है। अब समझते हैं कि ये जो न्याय कौशल है ये कार्य किस प्रकार से करेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का मुकदमा दायर करना है हाई कोर्ट में या फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यहाँ पर न्याय कौशल के द्वारा केस को दायर कर सकते हैं। तो ये सुविधा मिलेगी यहाँ पर न्याय कौशल के द्वारा। बाकी शरद अरविंद बोबडे जी के द्वारा महाराष्ट्र के जो भी ट्रैफिक चालान होते हैं उनके लिए वर्चुअल कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग ट्रैफिक के लिए वर्चुअल कोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसे खोला था दिल्ली ने। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में सिस्का समूह, यानी कि आपने सिस्का एलईडी के बारे में सुना होगा, तो सिस्का समूह ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने बना दिया है राजकुमार राव को, जो कि अभिनेता हैं और ये अब सिस्का समूह के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सिस्का समूह का जान लिया। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। युवराज सिंह को अभी न्यूट्रिशन ब्रांड एक है जिसका नाम है बेलवर्स्ट। क्या नाम है? बेलवर्स्ट। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सामांता प्रभु अक्कीनेनी, इनके बारे में तो आप सभी को पता होगा, जो कि साउथ की एक एक्ट्रेस हैं। इनको अभी एक न्यूट्रिशन ब्रांड जो कि है प्लांट के लिए, ओजीविया, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सामंता का अगर आपने इंस्टाग्राम देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा पौधों से लेकर के इनके पोस्ट होते हैं और संभवतः इसी के लिए ओजीविया के द्वारा इन्हें अपना एम्बेसडर बनाया गया है। कल मैंने आपको बताया था डॉक्टर ट्रस्ट के बारे में, जिन्होंने रोहित शर्मा को बनाया है। पार्ले एग्रो ने प्रियंका चोपड़ा और जूनियर एनटीआर को बना दिया है। एलजी सिग्नेचर लुइस हैमिल्टन ने बनाया है। एक है ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड बेगा, जिन्होंने रोहित शर्मा को बनाया है। मिंत्रा ने बना दिया है कियारा आडवाणी को। इमामी ने बना दिया है जूही चावला को। ग्रेट लर्निंग ने बनाया है विराट कोहली को। तो ये सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनके बारे में आपको समय समय पर रिवाइज करते रहना है। बीसीसीआई ने महिला टी20 चैलेंज के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किसे यहां पर चुना है या किसे घोषित किया है? तो यहां पर घोषणा की गई है रिलायंस जियो की। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक हमारा होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप, यानी कि जिसके साथ में यहां पर मुख्य नाम लगा होता है। जैसे आपने देखा होगा ड्रीम 11 आईपीएल। क्या? ड्रीम 11 आईपीएल। तो ड्रीम 11 यहां पर ऑफिशियल पार्टनर है, सॉरी टाइटल पार्टनर है। उसी प्रकार से अनअकैडमी की बात करते हैं तो ये टाइटल पार्टनर हुआ है किसका? आईपीएल का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बीसीसीआई के द्वारा पहली बार महिलाओं के किसी टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप की घोषणा की गई है। और ये जो स्पॉन्सरशिप है वह मिला हुआ है रिलायंस जियो को। किसे? रिलायंस जियो को ये मिला हुआ है। अब महिला टी20 चैलेंज की बात करते हैं तो ये एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। ध्यान रखिएगा, जो यूएई का शारजाह शहर है वहां पर 4 से 9 नवंबर तक 3 टीमों के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 3 टीमें कौन सी हैं? एक वेलोसिटी, एक ट्रेल ब्लेजर और एक सुपरनोवा। तो ये 3 टीमें यहां पर टूर्नामेंट में शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने फोर्टिफाइड चावल वितरण और इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल ने। और किस दिन लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया गया 1 नवंबर को। 1 नवंबर का दिन छत्तीसगढ़ के लिए खास क्यों होता है? क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। तो इसी अवसर पर जो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, जिसे हम लोग पीडीएस कहते हैं, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, गांव में हमारे इसे कोटा भी कहते हैं। तो कोटा के माध्यम से अब जो कोड़ा गांव जिला है यहाँ पर चावल के वितरण की शुरुआत की जाएगी। तो ये हमारा एक फोर्टिफाइड राइस होगा। इसके अलावा जो भी सरकारी स्कूल है छत्तीसगढ़ पे, वहाँ के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना को भी लॉन्च किया गया है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो राजधानी रायपुर में है, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल। उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा बिलासपुर में और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं PR रामचंद्र मेनन। राष्ट्रीय पार्क आपको 3 मिलेंगे, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, अचन कमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी यहाँ के टाइगर रिजर्व है। बाकी त्यौहार की बात करते हैं तो भोरामदेव उत्सव, हरेली उत्सव और गोंचा त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। हरेली से आपको ये ध्यान रखना है कि एक होता है हरेला, ये शायद मेल वाला है, तो ये होता है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में होता है हरेला, और हरेली जो कि संभवतः फीमेल है ये होता है छत्तीसगढ़ में। तो शायद कोई रिश्ता रहा होगा उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का, जिसलिए इन दोनों में हरेला और हरेली नाम के त्यौहार मनाए जाते हैं। बाकी नृत्य की बात करें तो सैला, कर्मा, पंदावनी, राउत नाचा, सुआ नाचा यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। और ये सारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में आपको PDF में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने किस हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को लीज पर दे दिया? तो ये जो हवाई अड्डा है अब यह आधिकारिक तौर पर सौंप दिया गया है अडानी समूह को, और ये है मंगलुरु वाला, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। अब आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था फरवरी माह में, जब फरवरी वाला करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो अडानी भाई साहब हैं इन्होंने भारत सरकार से 3 हवाई अड्डे के संचालन के लिए उसे पट्टे पर ले लिया था। और वे 3 कौन से थे? तो वे आपके 3 थे लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु का। उसके बाद में फिर आता है सितंबर, तो सितंबर में भी इनको 3 हवाई अड्डे और दे दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, जिनमें से पहला था तिरुवनंतपुरम, दूसरा था गुवाहाटी और तीसरा था जयपुर। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार के द्वारा 6 हवाई अड्डे को प्राइवेट एयरपोर्ट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है, और इन सभी 6 हवाई अड्डों को अडानी समूह को लीज पर दे दिया जाता है। अब अडानी यहाँ पर करेंगे क्या? तो अडानी के द्वारा ये जो हवाई अड्डे लीज पर लिए गए हैं 50 वर्षों के लिए, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट का कार्य होगा, इसके अलावा जो भी एयरपोर्ट पे पूरी तरीके का मैनेजमेंट का काम होगा, या फिर जो भी यहाँ से हवाई जहाज़ों का संचालन होगा, उन सभी की निगरानी अडानी भाई साहब के द्वारा की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6 में से 1 ऑफिशियली यहाँ पर सौंप दिया गया है अडानी को। और इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट है उसमें इन्होंने 74% हिस्सेदारी भी खरीदी है। और एयरपोर्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो संभवतः आज शाम को आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको 2020 में जो भी एयरपोर्ट चर्चा में रहे थे उन सभी के बारे में बता दूंगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के लिए पहले रायथू वेदिका को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो पहले ये समझते हैं कि ये रायथू वेदिका है क्या। तो रायथू वेदिका यह एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होगा जिसकी स्थापना तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा पूरे तेलंगाना राज्य में की जानी है। तो कुल मिलाकर के 2601 रायथू वेदिका की स्थापना करेगी तेलंगाना राज्य की सरकार। अब ये रायथू वेदिका क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर किसानों के द्वारा अपनी समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाएगी, और उनके जो भी उत्पाद होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें वे उगाते हैं, उन उत्पादों के बेचे जाने के लिए उनके पास में जो भी योजना है, उन योजनाओं का कार्यान्वयन इस रायथू वेदिका के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि उनके जो उत्पाद होंगे उसको डायरेक्ट सरकार यहाँ से खरीद भी सकती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव जी, इन्हीं के द्वारा जनगांव जिले में कोंडा कांदला गांव में इसे लॉन्च किया गया। तो सिंपली आप ये ध्यान रखेंगे कि रायतू वेदिका ये लॉन्च किया है तेलंगाना ने, जैसे रायतू भरोसा था तो इसे भी लॉन्च किया था तेलंगाना राज्य की सरकार ने। तेलंगाना की बात करते हैं तो राजधानी हैदराबाद में है, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव, उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा हैदराबाद में, और मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। जॉन मगुफुली, तो मुगफली इनका नाम नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है जॉन मगुफुली। तो ये किस देश के एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो ये बन गए हैं राष्ट्रपति तंजानिया देश के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन B करेक्ट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर जॉन मगुफुली की।
तो 2015 में जब चुनाव हुआ था तब ये बने थे पहली बार राष्ट्रपति, और अभी यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव हुआ जिसमें 84% मत पा करके ये एक बार फिर से तंजानिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। तंजानिया के बारे में बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी आपको डोडोमा में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है शिलिंग यानी कि तंजानियन शिलिंग, और पीएम यहाँ के हैं कासिम मजालिवा। लोकेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा है तंजानिया, जो कि यहाँ पर केन्या, फिर युगांडा, फिर रवांडा, उसके बाद में बुरुंडी, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद में जाम्बिया, फिर यहाँ पर है मलावी। तो इनके साथ में अपनी सीमा साझा करता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ अन्य चीजें भी आइए जान लेते हैं। संगीता सिंह ये गुजरात राज्य की नई सतर्कता आयुक्त बन गई हैं, यानी कि विजिलेंस कमिश्नर बन गई हैं संगीता सिंह गुजरात राज्य की। राजीव जलोटा, अनूप जलोटा नहीं है, ये है राजीव जलोटा, तो ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में अभिनियुक्त किए गए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन करने वाला देश बन गया है अमेरिका। तो 2016 के आधार पर अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि जो भी आपका प्लास्टिक का कचरा होता है उसका सबसे ज़्यादा निर्माण या उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। वैसे अगर हम लोग ई वेस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर आपका फ्रिज हो गया, तो ई वेस्ट के मामले में पहले स्थान पर है चीन। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पंजाब राज्य की सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि जो हमारे मोटर वाहन थे उन पे जो भी टैक्स लगता था उसे हम माफ़ कर देंगे पूरी तरीके से, यानी कि 100% टैक्स माफ़ी की इन्होंने घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा जो भी हमारे टीबी के मरीज होते हैं उनकी पहचान के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। कल मैंने आपसे पूछा था कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका परीक्षण नौसेना के किस जहाज से किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका परीक्षण किया गया था INS चेन्नई से। किससे? INS चेन्नई से इसका परीक्षण किया गया था, और अभी इसके एयर लॉन्च वर्जन का भी परीक्षण किया गया है जिसे हम लोगों ने किया है सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से। किससे? सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, कोई व्यक्ति अधिकतम कितने टर्म के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। बाकी वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।